तरमीम के नीचे इसके अंदर एक मेंबर जो था जो कि वुमेन और नॉन मुस्लिम था, वो स्पीकर साहब की सवाबदी थी कि वो इस जुडिशल मेंबर ये एक औरत को या एक नॉन मुस्लिम को वो क्या नुमाइंदा अपनी तरफ से तजवीज़ कर सकते हैं। कमेटी ने इसको चेंज किया, उन्होंने रिटेन किया वुमेन और नॉन मुस्लिम को, मगर एक टेक्नोक्रेट का भी ऐड कर दिया गया। अब ये होगा, अगर स्पीकर साहब कोई मेंबर चुनेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो उसके अंदर या औरत या नॉन मुस्लिम या टेक्नोक्रेट जो क्वालिफाई करता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि सेनेट के अंदर भी दिखा गया है कि कितनी उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर अ टेक्नोक्रेट, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये शिक को ऐड किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर्स थी, वो अपनी मर्ज़ी से किसी केस को भी अपनी 184(3) को इन्वोक करके किसी केस को भी वो सुन सकते थे। उसके अंदर हमने ये तब्दीली की, सुओ मोटो पावर्स को तो रखा है मगर एक जुडिशल रेस्ट्रेंट को सामने रखते हुए, ताकि ये जुडिशल रेस्ट्रेंट को इंश्योर किया जाए ये जो सुओ मोटो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सरसाइज करेगा उस वक़्त जब कोई शख्स एप्लीकेशन देगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगा कि ये जो है दरख्वास्त जो आई है सुओ मोटो पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए वो वैलिड है या इसकी ज़रूरत है, तब जब इसकी हेयरिंग होगी, वरना नहीं। पहले आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेवेन्यू मैटर्स थे, उसके अंदर एक क्लॉज ऐड था कि 6 महीने तक इंटरिम स्टे ऑर्डर रहेगा और रहेगा, मिल सकता है, और ये जब तक रहता था कि जब तक कि इस केस को डिसाइड ना किया जाए। इसकी वजह से बेअंदाज़ा बैकलॉग था, हुकूमत का रेवेन्यू स्टकअप हुआ था, बिकॉज टैक्स केसेस के अंदर लोग स्टे ले लेते थे और हुकूमत का केसेस नहीं चलते थे सालों साल, कई केसेस तो 5 साल 10 साल नहीं चले। इसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने ये शिक डाली, 6 महीने और ऐड कर दिए, मगर ये 1 साल के अंदर अगर केस का फैसला ना हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर वेकेट हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की भी बात हुई। पहले जो बिल के अंदर प्रपोज़ किया गया था और पहले भी जो 26वीं तरमीम के अंदर ये बात थी कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है वो हो सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मगर उसके अंदर कंसेंट लेनी पड़ती थी और कंसल्टेशन करनी पड़ती थी बाय द 2 चीफ जस्टिस, जो कि वो चीफ जस्टिस जिसके कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है और वो चीफ जस्टिस जिसके कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, और उस जज की भी जिसकी ट्रांसफ़र हो रही है। अब कमेटी ने जो बिल के अंदर प्रपोज़ किया गया, इस ट्रांसफ़र का तरीका चेंज किया गया। अब ट्रांसफ़र का तरीका ये होगा, एक जज की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र जब होगी थ्रू जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको इल्म है 26वीं तरमीम के नीचे बनी, उसके अंदर तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी है, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जजेस भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, और वकला की भी, पाकिस्तान बार काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो तजवीज़ ये आई कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेगा ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मगर उन्होंने एक शिक ये लगाई, एक कदगन ये लगाई, अगर एक जज का ट्रांसफ़र मंजूर होता है बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वो ही विल स्टैंड रिटायर्ड ऑटोमेटिकली सुप्रीम जुडिशल, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दी जाएगी किस वजह से वो डिक्लाइन कर रहा है। और अगर जुडिशल कमी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ये फैसला करती है या रिपोर्ट देती है कि उसने वैलिड रीजंस नहीं है ट्रांसफ़र होने के लिए, इसलिए उसको जाना चाहिए था दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, देन ही विल बी स्टैंड रिटायर्ड। इसके अलावा
प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के ऊपर भी बिल के अंदर था। जो बिल के अंदर प्रपोज किया गया, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी जाए टू द प्रेसिडेंट। इस वक्त जो शिक है कि प्रेसिडेंट हैज़ इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग इस टर्म। अब ये कहा गया है, जो चेंज की गई वो था लाइफ टाइम के लिए उनको इम्यूनिटी है अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मगर कमेटी ने इसके अंदर एक कैविएट डाला है, वो ये डाला, ये इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट्स की, जो पब्लिक ऑफिस नहीं अप्लाई नहीं होगी अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाता है इलेक्शन लड़ने के बाद। तो ड्यूरिंग द टर्म ही इज़ एन ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर, तो ये इम्यूनिटी उनके पास नहीं होगी। बट द मोमेंट ही सीजेस टू बी द पब्लिक ऑफिस होल्डर, ये इम्यूनिटी उनको वापस आ जाएगी। उसके अलावा बिल के अंदर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं। ये जो मेन अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने आपको बतलाई, ये सारी चीज़ें जो कमेटी ने जुडिशल इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। मैं आखिर के अंदर तमाम कमेटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन की और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दी। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क का और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस फॉर देयर कोऑपरेशन and consensus-oriented approach. I am also acknowledge the cooperation of Minister for Law and Justice, Azam Tara साहब का और उनकी टीम का for the valuable contribution in the deliberation. ये जो रिपोर्ट हमने पेश की है, ये collective wisdom and bipartisan spirit of the Parliament aimed at reinforcing the constitutional order and ensuring the independence, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। आखिर के अंदर मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस की सेक्रेटरी मिसेस राबिया अनवर का अप्रिशिएट करता हूं, उनकी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन्होंने कमेटी के दौरान दी और जो रिपोर्ट मुरतब करने के अंदर मैं समझता हूं उनकी वैल्यूएबल असिस्टेंस है और हम सब के उनके शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। फैसल सब्जवारी साहब, सेनेटर।